पॉलिटी करंट अफेयर्स की सीरीज और अपना लेक्चर नंबर 16 शुरू करते हैं। पहला मुद्दा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013, जिसको फेमसली पॉश भी बोला जाता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 39, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी, वो ये बोलते हैं कि हमारे को महिलाओं को जो है बराबर का अवसर देना चाहिए जॉब्स में, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइवलीहुड क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन ये तो तभी होगा जब अगर कोई भी महिला अपने वर्क प्लेस पे जा रही है तो वो सेफ महसूस करें, उनके साथ कोई भी यौन उत्पीड़न ना हो, सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, और उनका जो वर्क प्लेस है वो एकदम सेफ रहे। ऐसे में सरकार ने इस पूरे प्रोविजन को फॉलो करते हुए और महिलाओं के लिए एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कि एक ऐसा पर्यावरण कि जहां पे वो अपनी प्रोडक्टिविटी से काम कर सके, अपने स्किल का इस्तेमाल कर सकें और उनको किसी बात का डर ना हो, इसलिए सरकार ने पास करा व्हाट इज नोन एज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इस कानून के नाम में तीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज हुए हैं जो आपको समझने हैं। प्रिवेंशन, कि हमारे को रोकना है, किसी भी महिला का वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिशन, मतलब कि रोकना है, और अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो उसको इमीडिएटली पूर्ण विराम लगाना है, और अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो जो विक्टिम महिला है उनको न्याय मिलना चाहिए। सवाल उठता है कि इस कानून में ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट, इसका क्या मतलब है। इस शब्द को कानून के अंदर डिफाइन किया गया और यह बोला गया कि अगर कोई भी अनवेलकम सेक्सुअल बिहेवियर कोई भी व्यक्ति दिखाते हैं एक महिला की तरफ, काम की जगह पे, वर्क प्लेस पे, या फिर ऐसा बोलते हैं कि आपका मैं प्रमोशन करवा दूंगा, आपको मैं अच्छी सैलरी दिलवा दूंगा, आप मेरे को सेक्सुअल फेवर दे दो, या फिर ऐसा कोई डराया धमकाया जाता है कि अगर सेक्सुअल फेवर नहीं दिए तो यहां पे आपके लिए काम करना मुश्किल कर दिया जाएगा, इस तरीके की कोई स्थिति अगर बनाने की कोशिश की जाती है, फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ एनी काइंड, कि सपोज करिए कैफेटेरिया में कोई लंच कर रहा है या फिर कहीं से कॉरिडोर वगैरह से कोई निकल रहा है और वहां पे किसी महिला को इन अप्रोप्रिएट तरीके से टच किया जाता है, कोई भी सेक्सुअल रिमार्क कोई महिला निकल रही है उनके अगेंस्ट जो है, कोई भी ल्यूड रिमार्क, कोई भी चीप रिमार्क पास किया जाता है, ऑफिस में, वर्क प्लेस पे पोर्नोग्राफिक मूवीज दिखाना, या फिर कोई और वर्बल या फिर नॉन वर्बल जेस्चर करना, कि एक महिला है उनके सामने कोई ऐसा जेस्चर किया गया, कोई ऐसी बात बोली गई, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा सेंटेंस कमेंट किया गया जिससे उनको अनकंफर्टेबल महसूस हो, या फिर किसी महिला से, सपोज करिए कोई महिला है जो मीटिंग में है या फिर वो इंटरव्यू देने गई हैं और उनसे उनकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में इन अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो ये सब जो है सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर काउंट होता है। या फिर कोई एक वर्कर अपने साथ वाली वर्कर को कोई ऑफेंसिव एसएमएस, वीडियो, एमएमएस, कोई ऐसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह मैसेज भेज रहे हैं, तो ये सब जो है सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर काउंट होगा अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ 2013। ये है डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट जो कानून के अंदर ही दिया हुआ है कि इसमें से कुछ भी अगर होता है तो वो महिला के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर काउंट होगा। सवाल उठता है कि यदि कोई महिला सेक्सुअल हरासमेंट अपने वर्क प्लेस पे, अपने ऑफिस में फेस करती है तो उनके पास क्या क्या लीगल प्रावधान है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक ऐसा ऑफिस है जहां पे 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो वहां पे जो ऑफिस के एम्प्लॉयर हैं, जो ऑफिस के ओनर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस ऑफिस में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का मतलब होता है कि अगर महिला कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस फेस करती है ऐसी जगह पे जहां पे 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, तो वो इमीडिएटली उस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में जाके कंप्लेंट कर पाए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। ये कानून बोलता है कि किसी भी उम्र की महिला हो, कोई भी एज हो, अगर वो महिला सेक्सुअल हरासमेंट फेस कर रही हैं तो वो वहां पे कंप्लेंट कर सकती हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो महिला जो है उस ऑफिस की एम्प्लॉय ही होनी चाहिए। हो सकता है कि बाहर से कोई डेलीगेशन आए, कोई डिग्निटरी आए हैं, कोई बाहर से महिला आई हैं मीटिंग के लिए इस पर्टिकुलर ऑफिस में, और उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो। वो तो बाहर से आई हैं काम करने, कि कोई मीटिंग थी तो आ गई, लेकिन एम्प्लॉय नहीं है इस ऑफिस की, वो भी यहाँ पे कंप्लेंट कर सकती हैं अगर उनके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए महिलाओं को दो प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, एक उम्र के कॉन्टेक्स्ट में कि कोई सी भी उम्र हो वो कंप्लेंट कर सकती हैं, और दूसरा चाहे वो एम्प्लॉय महिला हो या फिर विजिटिंग महिला हो, बाहर से आने वाली महिला हो, वो भी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में कंप्लेंट कर सकती हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये जो कंप्लेंट्स हैं यहां पे क्या पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ये जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, इनको ये बोला गया है कि जिस भी ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होगी, ये इनकी ड्यूटी है कि वो विक्टिम महिला को हेल्प करें कंप्लेंट फाइल करने में। और यदि किसी महिला के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव हुआ, इतनी ज्यादा सेक्सुअल हरासमेंट हुई कि वो फिजिकली या मेंटली अनएबल है कंप्लेंट लिखवाने के लिए, कि अभी वो हॉस्पिटल में है, वो कंप्लेंट नहीं लिखवा सकती, या उनको मेंटल ट्रॉमा इतना ज्यादा हो गया कि वो कुछ बोलने बात करने की स्थिति में भी नहीं है क्योंकि इतना खराब उनके साथ हुआ, तो ऐसे में उनके जो कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं, मतलब कि लीगल हायर होते हैं, वो यहां पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उनके बिहाफ पे। तो दो बातें ध्यान रखनी है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी और
वो जो मेंबर्स हैं वो हेल्प करेंगे महिला की, और अगर महिला खुद नहीं आ सकती तो उनके परिवार में कोई लीगल हायर जो उनके होंगे वो आके यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करवा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो महिला को कंप्लेंट करनी है वो जो भी इंसिडेंट हुआ उसके 90 दिनों के अंदर अंदर करनी है। मतलब कि अगर आज के दिन उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो आज से 90 दिनों के अंदर अंदर उनको एक कंप्लेंट करनी होगी, वरना उसके बाद ये कानून उनका साथ नहीं देगा। हाँ, एक स्पेसिफिक प्रोविजन है इस कानून में कि यदि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं जेन्युइन सर्कमस्टेंस है, महिला अपना इलाज करवा रही थी, अपना रिहैब करवा रही थी, अपना वो अनअवेलेबल थी, इस वजह से जेन्युइन सर्कमस्टांसेस के चलते वो कंप्लेंट नहीं करा पाई, सिर्फ और सिर्फ उस केस में जो 90 डेज की टाइम लिमिट है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन ये डिस्क्रिशन है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की मर्जी है कि वो इस टाइमलाइन को इंक्रीज करना चाहते हैं या नहीं। राइट। अब यहां पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास कंप्लेंट पहुंच गई है, महिला ने 90 डेज के अंदर अंदर या फिर जेन्युइन सर्कमस्टांस में अगर कंप्लेंट्स कमेटी को लगता है, उसके बाद जैसी कंप्लेंट पहुंची, सवाल उठता है कि सर जैसी कंप्लेंट पहुंचती है उसके बाद इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी क्या क्या कर सकती है। सबसे पहले इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है महिला की रिक्वेस्ट पर रिकंसिलिएशन करवा सकती है। कि सपोज करिए महिला ने बोला कि देखिए इन व्यक्ति ने जो सेक्सुअल हरासमेंट या जो भी एसएमएस या फिर पोर्नोग्राफिक मूवी या फिर कमेंट या क्वेश्चन जो भी करा, ठीक है, मेरा दिल बड़ा है, मैं इनको माफ करने को तैयार हूं, आप मेरे इनसे कंसिलिएशन करवा दीजिए। अगर महिला बोलती हैं कि मेरा कंसिलिएशन करवा दो, तभी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है उनके साथ जो है सुलह करवा देगी। कंसिलिएशन का मतलब होता है सुलह करवाना, कि ठीक है अब ये केस यहां पे बंद कर दो, महिला माफ करने को तैयार है, जो व्यक्ति थे जिन्होंने गलत काम करा वो माफी मांग ले और ये केस को हम यहीं पे बंद कर देंगे। ऐसा एक प्रोविजन दिया हुआ है। लेकिन कब? सिर्फ तब जब महिला ऐसा बोले, जो विक्टिम महिला वो ऐसा बोले कि सॉरी बुलवा दो, मैं यहां पे बात खत्म करने को तैयार हूं। सिर्फ महिला के कहने पे, विक्टिम महिला के कहने पे ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात ध्यान रखी जाए। अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि कानून में लिखा हुआ है कि अगर महिला ऐसे में पैसा डिमांड करती हैं कि हाँ ठीक है मैं माफ करने को तैयार हूं, इससे 10 लाख रुपए मेरे को दिलवा दो, पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा। मतलब कि यहां पे साफ बोला गया कि जो विक्टिम महिलाएं अगर वो कंसिलिएशन करती भी हैं तो विक्टिम महिला यहां पे किसी भी प्रकार से कोई भी पैसा डिमांड नहीं कर सकती, वो किसी भी प्रकार से कोई मॉनेटरी कंपनसेशन डिमांड नहीं कर सकती। तो यह बात अपने को ध्यान रखनी है कि कंसिलिएशन महिला के कहने पे तो हो जाएगा, लेकिन यहां पे मॉनेटरी कंपनसेशन कोई नहीं होगा। ठीक है। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए कि कंसिलिएशन की बात ही नहीं हुई, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास कंप्लेंट पहुंच गई, लेकिन अभी कंसिलिएशन की बात नहीं हुई, तो क्या होगा? ऐसे में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो इस कंप्लेंट को पुलिस के पास फॉरवर्ड कर दे कि ठीक है ये काफी बड़ा केस है और हम पुलिस के पास इस केस को भेज रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर पुलिस के पास नहीं भेजा तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है खुद से एक इंक्वायरी शुरू करेगी और 90 डेज के अंदर अंदर उस इंक्वायरी को खत्म करेगी। तो देखिए 90 डेज पीरियड जो है दो बारी मेंशन किया गया है, एक कि महिला को 90 डेज के अंदर अंदर कंप्लेंट करवानी है, और दूसरा जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है उन्हें 90 डेज के अंदर अंदर ये इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी है। तो देखिए क्या बन रहा है, कंप्लेंट पहुंची, कंसिलिएशन करवाना है, ठीक है, नहीं करवाना तो या तो पुलिस को कंप्लेंट दे दो या फिर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी खुद 90 डेज के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म करेगी। जब ये इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, प्रीलिम्स का बहुत अच्छा सवाल यहां से निकलेगा, ये जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। सिविल कोर्ट की पावर का मतलब है कि ये किसी को भी ऑफिस में अपने सामने पेश होने को बोल सकते हैं, कोई भी सबूत मांग सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि बोली चैट दिखाओ, बोली फाइल लेके आओ, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखा दो, व्हाट्सएप पे जो तुमने ऑडियो नोट भेजा था जरा वो दिखा देना, ये कैफेटेरिया में जो कैमरा लग रहा है या फिर वहां पे जो पियोन काम कर रहा था उसे बुलाओ, मेरे को जानना है कि वहां पे विटनेसेस क्या बोलते हैं। इस टाइप की सारी पावर जो है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास आ जाती है अगर जो है इन्वेस्टिगेशन चालू है। मतलब कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एक तरीके से क्वाजी जुडिशियल बॉडी का काम करती है यहाँ पे, और उनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। एक बार जैसे इंक्वायरी कंप्लीट होती है 90 डेज के अंदर अंदर, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को एम्प्लॉयर को रिपोर्ट सबमिट करनी है 10 दिन के अंदर अंदर। ये टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने क्या देखा, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, 90 दिन के अंदर कंप्लेंट करो, 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करो, 10 डेज के अंदर रिपोर्ट सबमिट करो एम्प्लॉयर को। नाउ ये जो रिपोर्ट तैयार होती है, इस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में दो बातें इस कानून में लिखी गई हैं। एक, कि ये जो रिपोर्ट है ये दोनों पार्टीज को मिलनी चाहिए, कि जिसने क्राइम करा उसको भी रिपोर्ट मिलनी चाहिए, उसे पता हो कि उसके खिलाफ क्या क्या चार्जेस हैं, और जिस जो विक्टिम है उनको भी पता होना चाहिए कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट को आप पब्लिक नहीं करोगे, मतलब कि दोनों की जो प्राइवेसी है, गोपनीयता है, उसको मेंटेन रखा जाएगा। तो रिपोर्ट दोनों पार्टीज को दो, लेकिन पब्लिक डोमेन वेबसाइट वगैरह पे नहीं डालनी है। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर मान लीजिए रिपोर्ट में लिखा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और ये व्यक्ति जो है ये गिल्टी हैं, तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी दो तरीके की पनिशमेंट जो है एम्प्लॉयर को रिकमेंड करेगी।
इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का काम है एम्प्लॉयर को रिकमेंडेशन देना। मर्जी एम्प्लॉयर की है कि वो माने ना माने, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का काम है रिकमेंडेशन देना कि सर देखिए हमारी रिपोर्ट ये कहती है सबूतों के साथ कि हाँ सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ है। अब आप कंपनी रूल्स के हिसाब से या तो इसको पनिशमेंट दो या फिर इसकी तनख्वाह काट लो, डिडक्ट द सैलरी। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब ये कंपनी के ऊपर है, एम्प्लॉयर के ऊपर है कि वो यहां पे क्या करते हैं। ऑल्सो विक्टिम के पास यहां पे एक अधिकार है। अगर विक्टिम को लगता है कि यहां पे फ्रॉड हो रहा है, कुछ फ्रॉड का मतलब है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने तो ये सोच लिया कि हाँ सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ है, लेकिन अब एम्प्लॉयर ये बोल रहा है कि नहीं नहीं ये तो मेरा पास का दोस्त है, बहुत टाइम से मैं इसे जानता हूं, सेक्सुअल हैरासमेंट वगैरह की पनिशमेंट इसे थोड़ी बहुत दूंगा, 1 महीने की इसकी सैलरी काट लो। मतलब कि अगर महिला को ऐसा लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो महिला इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं। मतलब कि अगर ऑफिस लेवल पे उनको जस्टिस नहीं मिलता तो वो अदालत जा सकती हैं। ये बात ध्यान रहे कि वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी या फिर ऑफिस के डिसीजन को इधर कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं। या फिर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने यहाँ पे जो है फेक विटनेसेस वगैरह दिखा के शो कर दिया कि कोई सेक्सुअल हैरासमेंट नहीं हुआ है, उस केस में भी महिला जो है कोर्ट में अपील कर सकती है कि देखिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने यहाँ पे मेरी कोई सहायता नहीं करी है। यहां पे एक प्रोविजन और दिया हुआ है, वो ये कि अगर कोई महिला फॉल्स केस में पकड़ी जाती है कि उन्होंने झूठी कंप्लेंट कर दी किसी पुरुष के खिलाफ कोई बदला वगैरह निकालने के लिए, एक्चुअल में सेक्सुअल हैरासमेंट कुछ हुआ नहीं, कोई सबूत है नहीं, कुछ नहीं है, बस उन्होंने झूठी कंप्लेंट कर दी, उस केस में यहां पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है एम्प्लॉयर को महिला के खिलाफ पनिशमेंट रिकमेंड कर सकती है कि देखिए इन महिला ने इस व्यक्ति को जो है मानहानि करने की कोशिश करी है, डिफेम करने की कोशिश करी है, और ऐसे में झूठी कंप्लेंट के चार्जेस पे इन महिला के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये है अपना प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट पॉश एक्ट 2013 और उसके मेजर प्रोविजंस। आगे बढ़ने से पहले मेरा पॉलिटी का फुल फ्लेज्ड कोर्स अनअकैडमी पे शुरू हो रहा है 8 जून से, जिसमें 94 क्लासेस मतलब कि 188 आवर्स का कोर्स होने वाला है इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में, मेंस आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग, एनालिटिकल कॉन्टेक्स्ट, पूरा ए टू जेड प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। 6,999 इसका प्राइस है, ये बढ़ने वाला है, लेकिन आपको रेफरल कोड यूज करके 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ऑल्सो इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स भी 8 जून से शुरू हो रहा है, दोनों कोर्सेज 8 जून से शुरू हो रहे हैं। इसका प्राइस है 3,999। आप इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो इन दोनों का। यहां पे रेफरल कोड यूज करना है मधुद गुप्ता फॉर 20% डिस्काउंट, और अगर आप दोनों कोर्सेज लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। अगर आप ये दोनों कोर्सेज लेते हो तो 9500 का प्राइस है, लेकिन आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। तो सब्सक्राइब करेंगे इन कोर्सेज के लिए जो 8 जून से शुरू हो रहे हैं। साथ के साथ अन अकेडमी पे 50% सब्सक्रिप्शन ऑफ डिस्काउंट चालू है, मेरा रेफरल कोड यूज करके आपको 50% तक ऑफ मिलेगा, जहां पे जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 1-to-1 गाइडेंस, सब कुछ आपको मिलेगा। ये ऑफर 13 मई तक वैलिड है, यूज करेंगे रेफरल कोड। और अभ्यास का महासंग्राम शुरू हो रहा है अकेडमी पे 11 से 13 मई, इसके लिए भी एनरोल करेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना अगला मसला है शूट एट साइट ऑर्डर। यहां पे आपने देखा होगा कि मणिपुर में रिसेंटली जो दो ट्राइब्स हैं उनके बीच में कंफ्लिक्ट हुआ, और उसके बाद वहां के प्रशासन ने एक ऑर्डर निकाल दिया शूट एट साइट ऑर्डर, कि मतलब अगर कोई भी आपको ऐसे व्यक्ति दिखता है जो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कर सकता है, पीस डिस्टर्ब कर सकता है, वायलेंस स्प्रेड कर सकता है, आप उसको देखते ही गोली मार दीजिए, इसे कहते हैं शूट एट साइट ऑर्डर। अच्छा ठीक है, सवाल उठता है ये शूट एट साइट ऑर्डर क्या हमारे कानून में मेंशन्ड है? जवाब है हाँ। मैं यहां पे आपको 3 पिलर्स डिस्कस करके बताऊंगा। फर्स्ट पिलर इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दैट इज सीआरपीसी। सीआरपीसी में दिया हुआ है कि जो हमारा 1973 का कोड है, यहां पे बोला हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि कोई क्रिमिनल है, उसने जैसे देखा पुलिस उसे अरेस्ट करने आ रही है, उसने पुलिस के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी, भागना शुरू कर दिया, एस्केप करना शुरू कर दिया, मतलब कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कुछ गलत काम करता है, या फिर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पुलिस को लगता है कि ये व्यक्ति गलत काम करने जा रहा है, इसके पास आरडीएक्स है, इसके पास जो है हैंड ग्रेनेड है, ऐसा कुछ है, और हमें इसे क्राइम करने से रोकना है, हमने इसे बार बार वार्निंग देने की कोशिश करी कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, ये काम मत करो, वो काम मत करो, फिर भी ये नहीं मान रहा, गलत काम करने जा रहा है, तो हम इसके खिलाफ शूट एट साइट जारी कर सकते हैं कि अगर ये दिखे इसको मार दो। या फिर अनलॉफुल असेंबली, कि कोई आतंकवादियों का संगठन है, उसने एक पर्टिकुलर जगह पे अपना जो है जमघट कर लिया, या फिर जो है प्रशासन ने ऑर्डर निकाला हुआ है कि नहीं, सेक्शन 144 लगा हुआ है सीआरपीसी का कि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन लोग हथियार लेके इकट्ठे हो गए, मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर, पीस, ये सब डिस्टर्ब कर रहे हैं। इन सब केसेस में प्रशासन जो है शूट एट साइट का ऑर्डर इशू कर सकता है, अरेस्ट से बचने के लिए, जो लोग भाग रहे हैं, कोई ऑफेंस करने जा रहा है उसको रोकने के लिए, या फिर अनलॉफुल असेंबली है। देखिए 2 तरीके की असेंबली होती है, 2 तरीके से लोग इकट्ठे हो सकते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर हमारे को दिया हुआ है पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्वक तरीके से आप जमघट लगा सकते हो बिना हथियारों के, वो अलाउड है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर आप किसी कानून को तोड़ने के लिए
कोई आतंकवाद फैलाने के लिए, सिक्योरिटी थ्रेट के लिए, या फिर ऐसे लोगों को भड़काने के लिए हथियारों के साथ अपना जमघट लगाते हो, असेंबली करते हो, तो वो इलीगल है, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। और ऐसे में अगर जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो प्रशासन जो है यहाँ पे शूट एट साइट ऑर्डर इशू कर सकता है। तो सबसे पहले शूट एट साइट के जो ऑर्डर्स हैं वो हमारे को दिए हुए हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर। दूसरा शूट एट साइट दिया हुआ है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 के अंदर। बेसिकली आपको ये पता है कि या तो गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उन्हें लगता है कि एक पर्टिकुलर एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित हो चुका है, अगर उन्हें लगता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो वहां पे आफ्सपा लगा सकते हैं। आफ्सपा में आर्म फोर्सेस को यह पावर दी जाती है कि अगर उन्हें कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है, कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है, तो उस केस में वो उसके ऊपर शूट एट साइट कर सकते हैं, उसके ऊपर गोली चला सकते हैं। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर में कई बार आफ्सपा के इंप्लीमेंटेशन को लेके यहाँ पे जो है लोगों ने प्रोटेस्ट करा कई बार। तो शूट एट साइट एक तो सीआरपीसी में दिया हुआ है, एक आफ्सपा में दिया हुआ है, तीसरा इंडियन पिनल कोड 1860 में हमारे को शूट एट साइट दिया हुआ है। यहां पे बोला हुआ है कि यदि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हो या फिर लोगों के लाइफ को या प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाना चाहते हो, इन केसेस में आप इंडियन पिनल कोड के अंदर शूट एट साइट का ऑर्डर इशू कर सकते हो कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, किसी को हानि होने से बचाना है, कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होने से बचानी है, तो इंडियन पिनल कोड के अंदर भी प्रोविजंस हैं शूट एट साइट के। तो बेसिकली हमारे को ये समझना है कि जो शूट एट साइट का ऑर्डर है ये हमारे कानून में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के तौर पे इंक्लूड किया गया है। बेसिकली अगर लोगों की लिबर्टी जरूरत से ज्यादा हो जाए, लोगों के जो कंडक्ट है वो जरूरत से ज्यादा स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेटन करने लगे या फिर स्टेट की सिक्योरिटी के खिलाफ जाने लगे, उस केस में सरकार जो है शूट एट साइट का ऑर्डर इशू कर सकती है। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि शूट एट साइट का जो ऑर्डर होता है वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में इशू किया जा सकता है, ऐसे हर नॉर्मल सर्कमस्टांस में शूट एट साइट इशू नहीं कर सकते। दूसरी बात यहां पे समझनी है कि शूट एट साइट का जो ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ जो लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट इशू किया जाता है। मतलब कि जनरल पब्लिक को इसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए शूट एट साइट वैलिड ही नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो अरेस्ट से बच रहे हैं, बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, राइट्स कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं चीजों को, इन लोगों के लिए शूट एट साइट इशू किया जाता है। जनरल पब्लिक जो कि पीसफुली रह रही है उनके लिए शूट एट साइट इशू नहीं किया जाता। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है? सुप्रीम कोर्ट के सामने 1981 में काफी लैंडमार्क केस आता है जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शूट एट साइट जो है वो एक कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट किस चीज का? राज्य की अथॉरिटी मतलब कि स्टेट की पावर और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच में। आप ये समझिए शूट एट साइट का मतलब क्या है? एक व्यक्ति बाहर सड़क पर आराम से घूम रहा है, अपनी फ्रीडम का एक्सरसाइज करते हुए, अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज करते हुए, उधर से प्रशासन के अधिकारी आते हैं और गोली चला देते हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि शूट एट साइट का जो ऑर्डर है वो एक कन्फ्लिक्ट है बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। राज्य की शक्ति और एक व्यक्ति की आजादी के बीच में यह कन्फ्लिक्ट है। जीतेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शूट एट साइट बहुत ही रेयर केसेस में अलाउड होना चाहिए, क्योंकि हमारे को लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और सॉवरेंटी मेंटेन करके रखनी है। तो ऐसे में कई बार जब स्थिति हाथ से बाहर निकल जाती है उस केस में हम शूट एट साइट का ऑर्डर इशू कर सकते हैं। यदि कोई पुलिस ऑफिसर या फिर आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिशियल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ एक्सेट्रा, अगर वो अपने सीनियर्स के कहने पे, अपने प्रशासन के कहने पे किसी के ऊपर शूट एट साइट करते हैं तो वो अलाउड है, वो इलीगल नहीं है। लेकिन वो ऐसा सिर्फ तब करेंगे जब उन्हें लॉ एंड ऑर्डर या फिर सिक्योरिटी मेंटेन करनी हो। ऐसे में आपने देखा होगा कई बार जम्मू कश्मीर में फेक एनकाउंटर के केसेस भी सामने आए हैं, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का हवाला देके आर्म्ड फोर्सेस के कुछ लोगों ने फेक एनकाउंटर करा, उन लोगों को फिर सजा भी मिली है। कहने का मतलब है शूट एट साइट सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन केसेस में यूज होना चाहिए, जहां पे एक्चुअल में हमारे को दिख रहा है कि ये आतंकवादी है, ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सिर्फ उन केसेस में ही हमारे को शूट एट साइट का ऑर्डर जो है जारी करना है। हर केस में आप शूट एट साइट फॉलो नहीं कर सकते। तो ये जो शूट एट साइट है ये एक तरीके से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है हमारी आजादी के ऊपर, एक तरीके से वाजिब प्रतिबंध है हमारे फ्रीडम के ऊपर, हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। लेकिन एक बात ध्यान रहे, इसको बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में यूज किया जाना चाहिए, ऐसा शिव मंगल सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो ये जो शूट एट साइट का ऑर्डर होता है ये सिर्फ और सिर्फ पीस, लॉ एंड ऑर्डर को डिफेंड करने के लिए, उसे बचाने के लिए जो है इशू किया जा सकता है, जो कि मणिपुर की सरकार ने करा कि जहां पे सिचुएशन जरूरत ज्यादा खराब हो जाए वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है मणिपुर के, वो शूट एट साइट का ऑर्डर अपने आर्म्ड फोर्सेस को दे सकते हैं। तो बेसिकली
एक तरफ हो गई लोगों की आजादी, दूसरी तरफ हो गई स्टेट की पावर और उसकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। उनके बीच में एक कंफ्लिक्ट है, शूट एट साइड। इसी से जुड़े कुछ सवाल देखते हैं जो पिछले साल के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। सबसे पहले वो ये पूछ रहा है कि एक संवैधानिक सरकार कौन सी होती है। देखिए यहां पे मैं 5 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, पांचों के आंसर आप चैट बॉक्स में नीचे लिखेंगे और फिर मैं चेक करूंगा कि आपने सही आंसर दिया है नहीं दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है दैट प्लेसेस रिस्ट्रिक्शन ओवर द इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। मतलब कि राज्य की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इंडिविजुअल की लिबर्टी कम की जाती है। सुनने में तो ये थोड़ा नॉर्थ कोरिया किम जोंग अन टाइप लगता है, कुछ ऐसा सुन के बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रहा। ठीक है। प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। कि राज्य अपनी शक्ति रोकने की कोशिश करता है एक इंडिविजुअल को लिबर्टी देने के लिए। हाँ, सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूंगा। प्रीलिम्स 2017 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल। देखिए यहां पे एस्पिरेंट गलती करता है, जल्दबाजी में वो पढ़ लेगा कि प्रियम्बल में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यहां पे लिखा नॉट एम्बॉडीड, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी इकोनॉमिक, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। मेरे को जो ध्यान आ रहा है, हमने जो लिबर्टी फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो बोरो करा था, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, वहां पे इकोनॉमिक लिबर्टी जैसा तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी चैट बॉक्स में एक बार आंसर बताइए। प्रीलिम्स 2018 का सवाल। आगे बढ़ने से पहले ये पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, खुद से कोई नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नाइसेस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। कानून और आजादी के बीच में इसमें से क्या एक उपयुक्त संबंध है। इफ देर आर मोर लॉस देर इज लेस लिबर्टी। ज्यादा कानून मतलब कम आजादी। इफ देर आर नो लॉस देर इज नो लिबर्टी। अगर कानून ही नहीं है तो लिबर्टी भी नहीं होगी। इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। अगर आजादी है तो कानून जो है लोग बनाएंगे। इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। अगर कानूनों को बार बार चेंज किया जाए तो फिर हमारी आजादी जो है खतरे में है। इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट रिलेशन कौन सा है, ये एक बार आप मेरे को चैट बॉक्स में बताएंगे। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कोशिश करिए। 2019, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी की सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या है कि ये हमारे को पॉलिटिकल रूलर्स की टायरनी से, उनके उत्पीड़न से बचाती है। ओके, हो सकता है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, कि कोई प्रतिबंधी नहीं लगाया जाता, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। शूट एट साइट हमने देखा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स, हाँ हमारे को आजादी दी जाती है हम जो करना चाहें। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली, हाँ ये लग रहा है कि आप अपना जो है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का इस्तेमाल करो जो आप करना चाहो उसके लिए। व्हाटएवर वन लाइक्स का मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आ रहा है कि अभी मैं यहाँ पे आरडीएक्स का बिजनेस करूंगा और ये सब, नहीं ऐसा नहीं है। ये वाली ज्यादा अप्रोप्रिएट लगती है मेरे को। आपका क्या मानना है चैट बॉक्स में एक बार बताएंगे। और अपना आखिरी प्रीलिम्स का सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। अगर लोकतंत्र में हमारे को स्वतंत्रता बचानी है तो उसमें से क्या सबसे महत्वपूर्ण है। कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की सारी पावर केंद्र सरकार के हाथ में है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर। मेरे को ऐसा लगता है कि भारत का लोकतंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस और सेपरेशन ऑफ पावर। बाकी आपका क्या मानना है एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। राइट, आगे बढ़ने से पहले पॉलिटी का कोर्स शुरू हो रहा है अपना 8 जून से। कंप्लीट कोर्स है 188 आवर्स का, इससे बड़ा कोर्स आपको पूरे इंडस्ट्री लेवल पे नहीं मिलेगा। स्टैटिक और करंट सब कुछ कवर करूंगा प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका प्राइस है 699। डिस्काउंट के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। आईआर का कोर्स भी सेम दिन शुरू हो रहा है 8 जून से ही, जहां पे पूरा आईआर कवर करूंगा, स्टैटिक और थ्योरी इंक्लूडिंग मेंस और एसए के क्वेश्चंस। सो यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। साथ के साथ 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है अनअकैडमी पे। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 13 मई तक 50% डिस्काउंट मिलेगा। 1-to-1 मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग, जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक जगह पे आपको मिलेगा। ऑल्सो आरंभ बैच अपना शुरू हो रहा है 11 मई से, जहां पे सारे टॉप एजुकेटर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हो। 0% ईएमआई के थ्रू भी आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड अनअकैडमी का जो ऑफलाइन बैच है वो शुरू हो रहा है 15 मई से और 5 जून से। सब्सक्राइब करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।